class 12th. Today our topic after the Coulomb's law, our topic is again the calculation of force due to the continuous charge distribution. What is continuous charge distribution? If you spread a charge over this sheet, if a charge is continuously spread over it, हमने क्या कहा कि चार्ज इस पे continuously spread हो गया. अगर चार्ज इस पे continuously spread हो गया है तो इसकी वजह से कोई पॉइंट यहां ले लिया. अब इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा ये पता करना है. हम ये नहीं लेते, हम कहते हैं भाई हमने जो चार्ज दिया ये मेटलिक शीट इसको दिया है, केवल ये मेटलिक प्लेट जो है इस लेंथ को दिया है केवल चार्ज, तब इसकी वजह से किसी पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा. नहीं भाई, हमने क्या किया, इस पूरे वॉल्यूम को चार्ज दे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट सब में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम को चार्ज दे दिया, तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा. हमें ये अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे. मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं, समझ में आ जाएगा. अगर वो चीज समझ में आ गई तो फिर आगे भी आप कर लेंगे. हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, शॉर्ट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन. अगर चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या हो. सपोज करते हैं मेरे पास कोई एक इरेगुलर बॉडी है जो कि लेंथ है, मींस सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है इसका पार्ट, ये कोई लेंथ है. लेंथ मतलब हमारे पास कोई वायर हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है. इसके एरिया और वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ ज्यादा हो, उस समय हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन लेंथ बोलेंगे. भाई हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ किसी पॉइंट चार्ज से फोर्स निकालता है, तो हमने अपने मन से कोई एक पॉइंट चार्ज Q0 यहां ले लिया, पॉइंट P पे. तो भाई यहां तो हम निकाल नहीं सकते, तो एक स्मॉल चार्ज फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सपोज करते हैं पूरी लेंथ L पे मैंने कोई चार्ज Q दिया हुआ है, पूरी लेंथ L पे मैंने चार्ज कोई Q दिया हुआ है. तो स्मॉल लेंथ पे क्या हो जाएगा, तो स्मॉल लेंथ सपोज कर लेते हैं DL है, ये यहां से लेके यहां तक की जो स्मॉल लेंथ है वो DL है. छोटी सी लेंथ ये वाली जो दी हुई है इसे आप A B P Q C D कर दो, CD. ठीक है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली R बोलते हैं. और अगर इसकी पोजीशन यहां से निकाली जाएगी तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, उस समय ये R वेक्टर हो जाएगा और यहां पे एरो लग जाएगा. ये पोजीशन नहीं होगी, ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक स्मॉल पार्ट है, स्मॉल रीजन है, तो स्मॉल रीजन DL पर चार्ज क्या होगा. तो भाई एक बहुत सिंपल सी बात समझ लेते हैं. हम अगर ये कह रहे हैं चार्ज हमने, यहां समझते हैं इसको ऐसे करके, चार्ज हमने किसी लेंथ को दिया है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लैम्डा. और चार्ज हमने अगर किसी एरिया को दिया है तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं सिग्मा. और चार्ज हमने किसी वॉल्यूम को दिया है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं रो. ये क्या है, लैम्डा, ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, रो. ये क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. चार्ज अपॉन लेंथ होता क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा और इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी. इस तरह से सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे क्या, सरफेस मतलब एरिया हो गया, तो एरिया क्या कहेंगे, सुपरफिशियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी. इस तरह से हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम के लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और अगर हम किसी स्मॉल सेगमेंट के लिए, स्मॉल पोर्शन के लिए निकालना चाहें तब भी हमारा लैम्डा तो सेम ही रहना चाहिए. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इसके बेस पर हमने यहां से निकाला कि लैम्डा भाई dq अपॉन dl होगा अगर हम इतने हिस्से पर चार्ज को dq सपोज कर लें. और dq कितनी लेंथ पे चार्ज है, dl लेंथ पे चार्ज है.
तो जब डीएल लेंथ पे हमारा चार्ज डीक्यू है तो हम क्या कह सकते हैं, हम वेरी सिंपल थिंग में ये कह सकते हैं भाई जो यहां पर हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो ये होगी। अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, कर दूंगा डीक्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो लैम्डा डीएल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ पे मिलने वाला चार्ज, तो वो तो ऑल ओवर द लेंथ सेम होगा अगर हमने कहीं पर कोई भी लेंथ में या किसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं किया है तो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो डियर यहां पे हमारी कहानी बन जाएगी कि जो यहां चार्ज है डी क्यू उसकी वैल्यू मिल गई लैम्डा डीएल। फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां पर कहें कोई मीडियम है तो यहां के संग में आ जाएगा, वो क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q1, Q1 इज व्हाट, दिस इज dq, तो ये आ जाएगा आपका dq। Q2 जो आपका Q0 रखा हुआ है अपॉन r स्क्वायर, r आपका ये डिस्टेंस है। लेकिन क्या आप ये लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते, क्योंकि आप तो इसकी वेक्टर फॉर्म चाहते हो। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी भाई, सिंपल सी कहानी है, यहां dq है तो यहां पे आपका फोर्स df होना चाहिए भाई, dq से df मिलेगा तो q से f मिलेगा ना। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो हमारा और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये df होगा। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो डियर क्या हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, df वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएल, और q नॉट को मैं इधर लिख दूं साथ में, अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, क्योंकि वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लैम्डा डीएल अपॉन ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और यहां क्या आ जाएगा आर वेक्टर, क्योंकि आर कैप की वैल्यू क्या होती है, यहां लिख दीजिए ऐसे करके, आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, यानी वैल्यू ऑफ आर। तो उसके बेस पर यहां पे क्या आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, आर आपका इसमें चला गया, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई डीएफ की। इसी को कॉन्टिन्यूअस करते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मुझे यहां पे टोटल निकालना, फुल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो x का dx का इंटीग्रेशन x, तो df का इंटीग्रेशन f, तो यहां पे क्या आ जाएगा, f वेक्टर आ जाएगा, f वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन r क्यूब r वेक्टर। आप जो चाहे वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब बस छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे, चेंजेस क्या लाने होंगे, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। लेंथ की बात कर रहे थे तो हमने लेंथ को चार्ज दिया था, उससे हमने एक स्मॉल पार्ट की वैल्यू निकाली थी, लैम्डा सेम रहेगा हर जगह पे क्योंकि वो यूनिट लेंथ का चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इस तरह सरफेस के लिए सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, इस तरह से वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। फोर्स निकालने का सिंपल फार्मूला, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हमने क्या किया कि भाई इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो यहां वेक्टर लगाया, आर कैप आ गया, सिंपल सी बात थी। अब जैसे ही हमने यहां पर वैल्यू पुट की, हमारा क्या होगा, हमें भाई इस dq की वैल्यू तो यहां से पुट करनी पड़ेगी, लैम्डा डीएल हमने लिख दिया, भाई लैम्डा डीएल आ गया q की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं f का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां सारी क्वांटिटी फिक्स है, केवल इंटीग्रेशन l का होगा, तो l का इंटीग्रेशन कर देंगे, जितनी भी l की वैल्यू होगी हम l की वैल्यू लगा देंगे, और तो कुछ चेंज नहीं करने हैं ना। तो हम l की इंटीग्रेशन करने के साथ साथ हम ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कि भाई ये सरफेस एरिया है, कोई एक अपने मन से ले लिया, इस सरफेस एरिया से किसी पॉइंट पे हमें निकालना है, पॉइंट यही रहेगा, ऐसे पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए पहले एक यहाँ सरफेस एरिया ले लो। अगर ये सरफेस एरिया ए है तो इसको हम क्या ले लेंगे, डीए, किसी किसी रूप में एस लिया गया है तो आप एस ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डीएस। बताओ बहुत सिंपल सा है या नहीं, बस आपको चेंज क्या करना है, लैम्डा के प्लेस पर सिग्मा लगा देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी एस या डी ए,
जो भी आप जनरली बुक में डीएस यूज किया, आप डीए या डीएस जो भी जो रिक्वायर्ड हो वो यूज कर सकते हैं, जो बुक ने यूज किया हो यूज कर सकते हैं, जो आपके टीचर यूज कर रहे हैं यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस एक बात याद रखना, अगर डीए यूज कर रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक डीए यूज करना है, डीएस यूज कर रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक डीएस यूज करना है, और इस बात को वहां पर बोल दो कि वेयर डीएस इज द स्मॉल सरफेस एरिया एंड एस इज टोटल सरफेस एरिया। इफ यू आर यूजिंग ए तो ए इज टोटल सरफेस एरिया एंड डीए इज स्मॉल सरफेस एरिया। यहां से आर डिस्टेंस पे वही पी ले लिया, तो आर डिस्टेंस पे सब कुछ कैलकुलेशन वही होगी, बस dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा ds, और यहां पर ds आ जाएगा, यहां सिग्मा आ जाएगा या ds आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए यहां रो आ जाएगा और यहां वॉल्यूम आ जाएगा। समझ लीजिए हमें कहां चेंज करना होगा, हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। जब हमें रो लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, dq इज इक्वल्स टू रो dv, तो उस समय वॉल्यूम का इंडिकेशन करना होगा, इस समय एरिया का इंडिकेशन करना होगा, और प्रेजेंट टाइम में हम लेंथ का इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हमने चार्ज किसी पर्टिकुलर बॉडी को दिया हुआ है, उससे हमें अगर फोर्स निकालना है तो हम ऐसे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि भाई अगर हमसे कह दिया जाए कि एक नहीं बहुत सारे हमारे फोर्सेस हो तो क्या करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं, फिर इनका हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड means Q upon L. Q upon L means linear charge density. Sigma is Q upon A या Q upon surface area. Surface area is surface charge density. Similarly, जैसे हमारा वॉल्यूम डेंसिटी होती है तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम ही नहीं रहेगा। यहां पे हम एरिया पे करेंगे तो एरिया की डेंसिटी, वॉल्यूम पे करेंगे वॉल्यूम की डेंसिटी, लेंथ पे करेंगे लेंथ की डेंसिटी। तो लेंथ मींस लीनियर, एरिया मींस सुपरफिशियल, और वॉल्यूम मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो वहां चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। What it mean? It is represented by E. भैया देखो, फील्ड हर एक का होता है, अपना अपना हर एक का फील्ड है। एक मैं बहुत सिंपल सी बात लेता हूं, बदमाशों का तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बहुत अच्छे से देखते होगे आप लोग, कि एक बदमाश है, उस बदमाश का एक अपना पर्टिकुलर एरिया, अपना पर्टिकुलर फील्ड है। उसमें अगर कोई दूसरा बदमाश या सही बंदा पुलिस वाला एंटर करेगा तो वो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। सपोज करो मैं एक बदमाश हूं, मैं किसी बदमाश के फील्ड में एंटर कर रहा हूं, अगर मैं भी अपनी बदमाशी शो करना चाहता हूं तो या तो मेरे लिए वो सोचेगा यार ये आदमी मेरे लिए बढ़िया हो सकता है, एक काम किया जाए कि इसको जो है अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। अगर गैंग में शामिल कर रहा है इसका मतलब वो चाहता है उसका मेरे लिए एक अट्रैक्शन फोर्स है, भैया आओ तुम मेरे गैंग में मिलकर रहो और मेरी पावर बढ़ाओ, अपनी पावर बढ़ाओ, ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया। ऐसा हो सकता है कि ये ना हो यार ये मेरे गैंग में आएगा और मेरे गैंग में आने के बाद मुझे टाइम करा देगा, मुझे आउट कर देगा और एक दिन मेरी चेयर लेके बैठ जाएगा, तो इसको क्यों ना अपने यहां से रिपेल कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, मेरे ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो उसका एक इफेक्टिव एरिया होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता वो। अगर एक एरिया सपोज वी आर एट लखनऊ और लखनऊ एरिया है तो लखनऊ के अंदर फोर्स लग रहा होगा, थोड़ा बहुत बाराबंकी में जा सकता है, थोड़ा बहुत आसपास कहीं सीतापुर साइड में चला गया, थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर जगह उसका फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम यही देखना चाहते हैं कि कौन सा चार्ज क्या कर रहा है जिसकी वजह से क्या बन रहा है। तो एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, कहीं से क्या होता है, एक चार्ज होता है। इस चार्ज के अराउंड स्फेरिकल एरिया में, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल एरिया होगा, लीनियर चार्ज है तो सिलिंड्रिकल एरिया होगा। एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम कोई एक्सटर्नल चार्ज लेके आते हैं तो यहां से अंदर आते ही ये चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स रियलाइज करता है या रिपल्शन फोर्स रियलाइज करता है। तो इसके चारों ओर का वो फील्ड जिसमें आते ही ये अट्रैक्शन या रिपल्शन अपने आप का शो करने लगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी है लेकिन हमको कम रियलाइज होता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो अभी देखेंगे स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या, उसने खींचा अपनी तरफ, खींचने पे क्या लगा, फोर्स। और फोर्स कौन सा था, हो सकता है अट्रैक्शन, हो सकता है रिपल्शन। तो अगर अट्रैक्शन है तो मैं अपनी तरफ खींच लूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, और अगर रिपल्शन है तो मैं दूर भगाऊंगा वो मुझसे दूर जाएगा, यही होगा।
तो फोर्स की डायरेक्शन या तो ये होगी या ये होगी, इन दोनों में से कोई एक फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है। अब अगर ये है, ये पहली वाली है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया Fa, और ये है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया Fr। बस सीधी सी कहानी है। तो इसके अराउंड इस चार्ज ने इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं हैवी पर्सनैलिटी हूं तो मैं कितना फोर्स सहन कर सकता हूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एंटर मैं कर रहा हूं दूसरे के फील्ड में, मैं कितना फोर्स सहन कर सकता हूं। तो फोर्स ऑन द चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप राइट कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब कहेंगे तो कहेंगे द फील्ड अराउंड अ चार्ज, किसके, एक चार्ज के अराउंड वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए और अट्रैक्शन या रिपल्शन रियलाइज करे, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई, नोट कीजिए, द फील्ड अराउंड द चार्ज दैट इज ऑलरेडी प्लेस्ड हियर इन विच एनी अदर चार्ज, जो आ रहा है उसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। तो इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज को हम जनरली Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। Feels a force of attraction or repulsion, this is called the electric field of the charge। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी, लेकिन हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका। टेस्ट चार्ज क्यों कहा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ही तो हो रहा था, रिपल्शन है कि अट्रैक्शन है, जो भी है, मैं जा रहा हूं, वो मुझे फेंक रहा है या मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, यही तो हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऊपर एग्जामिन कर रहा हूं ना, इस एग्जामिनेशन करने की वजह से अपने ऊपर क्या कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, इसीलिए मेरा नाम क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। क्या नाम हो गया, टेस्ट चार्ज। बहुत सिंपल सी कहानी। अब अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो मैंने क्या कहा था कि भाई हम जब कहीं पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, फोर्स की। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मेरे ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो भाई साहब आ रहे थे, कौन से भाई साहब आ रहे थे, टेस्ट भाई साहब, टेस्ट चार्ज। किसके पास आ रहे थे, क्यू भाई साहब के पास, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय फोर्स अपॉन चार्ज। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द फोर्स अपीयर्ड ऑन द टेस्ट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द फील्ड। कैसे कि भैया E इज इक्वल्स टू क्या है, F है, कब है, इफ Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 और यूनिट चार्ज पे समझना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज on the unit test charge is called electric field intensity of the charge, that is already placed here. So nothing special is there. Electric field intensity is what, कि भैया फोर्स ही है, किस पे लग रहा है, यूनिट चार्ज पे लग रहा है, या फोर्स और चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। सीधी सी बात, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है तो वेक्टर अपॉन स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आपने देखा था जब भी हम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे थे, सम या सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, हम वेक्टर एडिशन रूल्स यूज कर रहे थे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये भी वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब ये वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको वही रूल्स यूज करने पड़ेंगे, सिंपल। तो यहां पर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई साहब भी इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए भाई इसकी यूनिट निकालिए तो यूनिट ऑफ E क्या होगा, देखो यूनिट ऑफ E इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ F अपॉन यूनिट ऑफ Q नॉट। F की क्या होती है, न्यूटन, और Q नॉट की क्या होती है, कूलम। तो क्या बन गई, न्यूटन पर कूलम। यू कैन मेक डायमेंशन ऑल्सो, न्यूटन की डायमेंशन mlt-2 और कूलम 80, तो क्या बना mlt-3a-1। तो भाई ये सब तो 11th वाला पोर्शन था, मैंने थोड़ा सा बता दिया, बट हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं पर फोर्स पता है और चार्ज पता है कि कौन से भाई साहब अंदर आ रहे हैं, मैंने कितना फोर्स लगाया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, हमेशा याद रखेंगे, जो ऑलरेडी वहां पर है फील्ड उसका होगा, जो आ रहा है वो टेस्ट चार्ज होगा, हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुत अच्छा कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बहुत आसान काम है, अगर आपको कूलम्ब्स लॉ आता है तो आपने क्या पढ़ा था भाई, एक भाई साहब हैं जो पहले से यहां पे हैं, पॉइंट ए पे बैठे हुए हैं, कौन है, क्यू। दूसरे भाई साहब जो इनके इंटरेक्शन में आना चाह रहे हैं, कहीं से भी आए हैं लेकिन इनके इंटरेक्शन में आर डिस्टेंस पे आके बैठ गए, इनका नाम रख दिया क्यू नॉट। अपने मन से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है कुछ यार अलग नहीं, देखो सिंपल सी बात है, तुम चाहो तो इसे Q1 लिख दो बेटा, कोई यहां चाहो तो Q2 लिख दो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कह देना भैया Q2 इज टेस्ट चार्ज, कोई हेडेक नहीं, काम वही सोच नहीं, यानी रिश्ता वही सोच नहीं। आर डिस्टेंस पे रख दिया, इसे पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं अपने मन से। आप अपनी लैंग्वेज में भी यही लिखेगा, लेट अस सपोज वी हैव अ चार्ज Q, interaction of this charge, another charge Q naught is there, it is at a distance r at point B. We know that due to Coulomb's law, the force between them, let the medium is K, dielectric constant of the medium is K, then the force between them is given by F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. It is general formula, you can write equation number 1. This is the value of the force. If you want to write in the vector form, तो यहां पे भैया वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ आर कैप आ जाएगा, और अगर कैप हटाएंगे वेक्टर यहां कर देंगे तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। ये बात तो हम अब पढ़ते आ रहे हैं तो समझ में आ गई होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर डेफिनेशन तो कहती है भाई फोर्स अपॉन क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये डेफिनेशन कहती है। अगर ये डेफिनेशन कहती है तो एफ की वैल्यू पुट कर दो। एफ की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो हमारी ई की वैल्यू क्या आएगी, ई आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी की वेक्टर फॉर्म लिखें तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम के है तो के चलाते रहिएगा साथ में, नो प्रॉब्लम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के तो आप के चलाते रहिए। अगर के नहीं है एयर या वैक्यूम में तो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, आप जानते हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमारा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एनी फॉर्म जिसमें आप चाहें उसमें लिख दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, आराम से लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, कोई भी हेडक वाली बात नहीं, बड़े आराम से बड़े प्यार से आप इस चीज को लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा। हमने क्या किया, फोर्स निकाला, फोर्स में हमने चार्ज का डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू मिली, और ये वैल्यू हमें क्या बताती है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन भाई साहब पे जो आ रहे हैं इन पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, जो पहले से वहां बैठे हुए थे, ठीक है ना, जो पहले से बैठे हुए हैं, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं जाने वाला हूं, मैं टेस्ट चालू, तो इस पर डिपेंड नहीं करता, सामने वाला मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा है इस बात पर डिपेंड करता है फील्ड उसका, ठीक है। तो इसकी ये वेक्टर फॉर्म भी है, यू कैन राइट, आप इसे यहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,